तो लाइव जो सेशन है, लाइव सेशन को करने से पहले हम लोग ये एक रिवीजन करने वाले हैं। ये रिवीजन करके क्या होगा, थोड़ा सा चीजें जो है कॉन्सेप्ट की थोड़ी क्लैरिटी होगी। तो ये बहुत ही शॉर्ट में लेके चलूंगा मैं। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको डिस्कवर करूंगा। इसके अलावा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अगर कुछ ऐसा है जो रिक्वायर्ड है, जरूरी है, उसे हम लोग वहां पे भी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या एक बेस बना के ले चलेंगे। ठीक है, तो पहला लेक्चर है और कहीं भी पहला लेक्चर फ्लूइड प्रॉपर्टीज का ही होना है। तो कितनी फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है एक लिस्ट, है ना। डेंसिटी बहुत ही बेसिक चीज है, नो डाउट। इसके अदर नाम है मास डेंसिटी, यूनिट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। फिर पढ़ाऊंगा मैं स्पेसिफिक वेट, ये क्या होती है, या वेट डेंसिटी इसका भी नाम है, या यूनिट वेट भी इसका नाम है। फिर रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब कुछ चीजें हैं जो हम लोग जानते हैं, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, 5 से 10 मिनट में खत्म कर देंगे। फिर आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे थोड़ा सा लंबा डिस्कशन चलेगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स आते ही जो पहली बात दिमाग में आती है या आनी चाहिए वो है विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ कुछ हम देखने वाले हैं, ऐसा समझ में आना चाहिए। फिर कंप्रेसिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, वो देखेंगे कि नाम से जैसे समझ में आ रहा है कि कितना कंप्रेस होगा किसी कंडीशन में, वो कंप्रेसिबिलिटी हो गई। फिर सरफेस टेंशन, सरफेस, फ्लूइड के सरफेस पे एक अलग तरह का फोर्स आता है, लाइन फोर्स, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर कैपिलरिटी, सरफेस टेंशन का ही भाई है कैपिलरिटी, और हाँ कैपिलरिटी राइज एंड फॉल, ऑल दो थिंग्स, है ना, ये है। फिर एक्सेस प्रेशर टू कीप द शेप, ये एक कॉन्सेप्ट आएगा। और उसके बाद है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये भी एक प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ कंप्रेसिबिलिटी से मिलती जुलती है, पर वैसा ही नहीं है, बिल्कुल वही चीज नहीं है। मैथमेटिकली देखने में कुछ कुछ उन्हीं प्रॉपर्टीज को इधर उधर करके एक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड और मैक नंबर। अब अच्छा, जरूरी नहीं कि हम इसी सीक्वेंस में पढ़ें जिस सीक्वेंस में यहाँ पे है, कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू पेज ले लेते हैं, भाई सबसे जरूरी तो यही है, न्यू पेज, है ना। तो जो पहली चीज है दैट इज डेंसिटी। पहली चीज क्या है, डेंसिटी। एडजस्ट करने थोड़ा, डेंसिटी, इसी डेंसिटी को हम मास डेंसिटी भी बोलते हैं, मास डेंसिटी। और कभी भी डेंसिटी आए, डेंसिटी यानी कि कुछ कुछ पैकिंग से रिलेटेड है, हालांकि वो मटेरियल साइंस वाला डीप नहीं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो डेंसिटी बेसिकली क्या है, डेंसिटी को दिखाते किससे है, रो से, ये इसका नोटेशन है। और ये होता क्या है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना। यानी डेंसिटी ये दिखाएगा, अगर डेंसिटी क्या दिखाएगा, हम कैसे सोच सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हम मास फिल कर रहे हैं, मास फिल कर रहे हैं, मटेरियल फिल कर रहे हैं, तो डेंसिटी डिसाइड करेगी कि कितना मास होगा। आई बात समझ में। जैसे कि एक रूम है, ये रूम है, अपना ही रूम एज्यूम कर लीजिए आप, आपके रूम में एयर भरी पड़ी है, इस एयर के वेट को अगर हम मास को कैलकुलेट करें तो कुछ आएगा, कुछ आएगा, मैं बोल रहा हूं कुछ भी आएगा, मान लीजिए एक्स आ गया। लेकिन अब इसी रूम में सोना भर दीजिए, तब फिर दोबारा से उसके मास को देखिए, तो क्या आपको लगता है वो सेम मास होगा, वॉल्यूम सेम है पर मास सेम नहीं होगा। यू कैन थिंक, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये चीजें हमारे दिमाग में इनबिल्ट हैं, हमने बस इन्हें नाम दे दिया है ना। आप समझ पा रहे होंगे, नहीं, मास उससे कहीं ज्यादा होगा जबकि वॉल्यूम सेम है। भाई वॉल्यूम सेम है, इसी वॉल्यूम में हम हवा भर रहे हैं, इसी वॉल्यूम में हम सोना भर रहे हैं, तो क्यों ऐसा होगा कि जो सोना होगा
उसका मास ज्यादा होगा। सो ये कौन बताता है? डेंसिटी, क्योंकि सोने की डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा है, राइट। और उस डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि डेंसिटी दिखती नहीं है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम दिखता है, मास हम मिस्टर ग्रेविटी वो मास हमें दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट बहुत इजी है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब इससे ज्यादा डेंसिटी में और कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत होगा तो एक और यूनिट लिख लीजिए सीजीएस में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। नया पेज लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, हमने डेंसिटी देख लिया, अब हम देख लेते हैं वेट डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? ये रही वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। क्या है दूसरा? स्पेसिफिक वेट। सेकंड क्या है? स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट। और अदर नेम्स क्या है? यूनिट वेट एक वहां लिखा हुआ है, उसको भी देख लेना है, या वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ठीक है। तो यार देखो, याद कैसे रखना है? जैसे मास में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी का, तो ये हो जाता है मास और ये हो जाता है वेट। जी को मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो गया? वेट हो गया। इसी तरह से रो तो हो गया डेंसिटी, पर रो में हम जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो गई डेंसिटी, और रो में जी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गई वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। सो वेट डेंसिटी बेसिकली क्या है? डब्ल्यू डी लिख देता हूं, रो जी। डब्ल्यू डी क्या, इसे डब्ल्यू से डिनोट ही करते हैं, है ना। ये डब्ल्यू है, दिस इज डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ओमेगा नहीं, इट्स नॉट ओमेगा, नॉट ओमेगा लिख दे रहा हूं, नॉट ओमेगा, ओमेगा नहीं है, ये डब्ल्यू है, ठीक है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू रो जी। अच्छा, यूनिट, यूनिट क्या होगी? यूनिट, अरे जो यूनिट अपने डेंसिटी की थी उसी यूनिट में जी को मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, इसको एक और चीज हो सकता है, ये एक और चीज हो सकता है, पहले वो भी देख लेते हैं। और दिस W इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि W इज इक्वल टू W वेट अपॉन, इतना ही रहने देते क्योंकि इसको नोटेशन लेने की जरूरत नहीं है यार, चलो लिख ही देते हैं W वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये भी होता है, राइट। अब यूनिट देखते हैं क्या है। तो यूनिट क्या होगी? अगर हम यहां से बोलें, यहां से, तो हम लिख सकते हैं वेट यानी कि न्यूटन, और ये मीटर क्यूब, तो एक यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर क्यूब। और यहां अगर हम देखें तो ये यूनिट बहुत नॉर्मल नहीं है, केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जनरली ये यूनिट कभी यूज नहीं होती है, केजी पर मीटर क्यूब, या इसका हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये जनरली यूज नहीं होता है, मतलब आप कभी भी न्यूटन पर मीटर क्यूब ही देखेंगे, है ना। ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ये नहीं देखेंगे। तो हमें मेनली याद किसको रखना है? इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये दोनों जो प्रॉपर्टीज थी वो थी रिलेटेड टू डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी की एक और चीज को हम लोग जरा देख लेते हैं। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी,
टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि होता क्या है, मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड, तो जो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स है ना, वो घट जाती है। घटने का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जैसे देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक ले लिया हमने कोई ऐसी, जैसे रैंडम वो ले लिया, एक एरिया ले लिया, या सॉरी एक वॉल्यूम ले लिया, और पहले हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स थे, और हमने अब टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, टी मान लो एग्जाम्पल है 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टी है मान लो 90 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, जो ये अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं जो असल में आपस में ऐसे बंधे हुए हैं, नो डाउट ये बंधे हुए हैं, कोई मना ही नहीं है इसमें, है ना, ये बंधे हुए हैं एक दूसरे से ऐसे, लेकिन हुआ ये कि ये कुछ इस तरह से इस शेप में आगे कह सकते हैं, या ऐसे कुछ होगा ये देखो, बॉन्ड अभी भी है इनके पास, बॉन्ड कहीं गया नहीं है, ओनली प्रॉब्लम इज कुछ एरिया या सम वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर atoms goes out of considered वॉल्यूम, जिसका मतलब क्या है, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन दैट वॉल्यूम डिक्रीजेस। सही बात है कि नहीं, डिक्रीज हो गया ना, मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां पे फुल 1 2 3 4 5 2 3 7 एटम्स हैं, पर यहां देखो एक एटम पूरा है, जस्ट जो अपने अंदर आ रहा है मैं उसी को बोल रहा हूं, तो चलो एक तो ये पूरा हो गया, ये लगभग लग रहा है 0.3 पोर्शन इसका अंदर है, इसका लगभग 0.4 पोर्शन अंदर है, इसका तो 0.1 से भी कम पोर्शन अंदर है, इसका 0.2 मान लेते हैं, ये 0.4 मान लेते हैं, और ये तो 0.1 ही इसको भी दिख रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया देखो, 1 प्लस 0.1 प्लस 0.3, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो, 1 प्लस 0.1 प्लस मैंने ये ले लिया, फिर ये लूंगा 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.4, ये कितना आया, 4 4 8 2 10 1 11 3 14 1 15, 2.5 एटम्स। तो कहां 7 एटम्स थे और यहां 2.5 एटम्स। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी जो मॉलिक्यूल्स हो क्या हो गए, एक्सपैंड हो गए, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपैंड हो गए, तो मॉलिक्यूल्स नहीं एक्सपैंड हो गए, बॉन्ड एक्सपैंड हो गया, बॉन्ड एक्सपैंड हो गया, है ना, मॉलिक्यूल बॉन्ड एक्सपैंड हो गया, लिखा मॉलिक्यूल बॉन्ड एक्सपैंड हो गया, जिससे डेंसिटी घट गई, है ना। सो अदरवाइज अदर वे अराउंड हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, फिर लिख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेट डेंसिटी, ध्यान से देखिए, वेट डेंसिटी ये क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं सो वेट डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां पे डेंसिटी से रिलेटेड बेसिक डिस्कशन खत्म टेम्परेचर के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, इस दो को देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, मैं एक बार रिकॉर्ड कर रहा था
1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की और लास्ट में देखा तो आवाज ही नहीं आ रही है। इसलिए मैं इसको तो भाई तोड़ तोड़ के रिकॉर्ड करूंगा बीच बीच में, ताकि 1 घंटे की मेहनत तो ना बर्बाद हो। 15 मिनट हो गया है, तो रिलेटिव डेंसिटी के बाद में इसे लाइक आप लोग को तो कंटिन्यूएशन में मिलेगा, लेकिन मैं तो बंद करके ही करूंगा। सो रिलेटिव डेंसिटी, बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी क्या है भाई? कंपैरिजन। रिलेटिव डेंसिटी को आरडी लिख दे रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू रो ऑफ एनी मटेरियल, रो ऑफ वन मटेरियल डिवाइड बाय रो ऑफ एनी अदर मटेरियल, सिंपल। दिस इज रिलेटिव डेंसिटी, एनी मटेरियल, हमें जिसका चाहिए, मैं अगर ऐसे बोलूं, जिसका चाहिए, मतलब रिलेटिव डेंसिटी जिसका चाहिए, जिसका आरडी चाहिए ये रो वन वो है, और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ये हो गई दो चीजें, ठीक। अब रिलेटिव डेंसिटी का सब पार्ट है, या पार्ट है बोल सकते हैं, वो क्या है? स्पेसिफिक डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट क्या है? स्पेसिफिक डेंसिटी। मैं एक बार बंद करके करता हूं। स्पेसिफिक डेंसिटी, इसको जनरली एस से दिखाते हैं, है ना। सो स्पेसिफिक डेंसिटी एस क्या है? देखो, मैं वही फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, रो वन बाई रो टू, बट ये तो रिलेटिव डेंसिटी है, ओके। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है? रो बाई रो स्टैंडर्ड, रो स्टैंडर्ड, ये है स्पेसिफिक डेंसिटी। एस इज इक्वल टू रो बाई रो स्टैंडर्ड। सो इसमें और रिलेटिव डेंसिटी में कोई ज्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ फर्क है, या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेसिक फर्क है। अगेन रो, ऊपर वाला रो तो वही है, उसकी फीलिंग वही है, जिससे हमें मतलब है, जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी चाहिए, ये तो वही है। लेकिन रो स्टैंडर्ड क्या है? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यहां चेंज है, एनी फ्लूइड नहीं, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यानी यहां क्या है? फ्लूइड जो है ना स्टैंडर्ड, सो फ्लूइड फिक्स है, और वो स्टैंडर्ड फ्लूइड है क्या? स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड वो है वाटर, और रो ऑफ वाटर अगर अनलेस मेंशन्ड सेपरेटली, अलग से नहीं दिया है कुछ और वैल्यू, सो हम लेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर नहीं बताया है कि भाई हम कुछ और वैल्यू लेना चाहते हैं, तो हम यही वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। यार रो स्टैंडर्ड इसको लिखते हैं यार, रो स्टैंडर्ड, रो स्टैंडर्ड। सो रो स्टैंडर्ड की वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो गया, स्पेसिफिक डेंसिटी भी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इसी का एक और नाम भी है, क्या है नाम? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसका नाम है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका भी, ये भी इसी का नाम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सीक्वेंस की बात करें अगर हम, तो उस सीक्वेंस में तो वैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, बट मैं विस्कोसिटी की बजाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, हाँ चलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिखाते किसे? स्मॉल वी, स्मॉल वी। क्या होता है ये? बस रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी दो, सिंपल डेंसिटी,
डेंसिटी रो, यानी कि न्यू इज इक्वल टू 1 बाई रो, दैट्स इट। तो यार यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब अपॉन केजी। तो इसे एक और हम लिख सकते हैं, दैट स्मॉल v इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास, ये भी है। सो मीटर क्यूब पर केजी, ये है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। इन दोनों के यूनिट के बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की। सो ये है यूनिटलेस, इसीलिए चर्चा नहीं की। ये है यूनिटलेस और ये भी क्या है, यूनिटलेस। ठीक है, दोनों यूनिटलेस है। ओके, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब पर केजी। अगर कभी उसमें आते हैं दूसरी यूनिट में, तो वो दूसरी यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका जो मोस्टली काम आता है ना, वो आप जब थर्मोडायनेमिक साइकिल्स पढ़ेंगे ना, वहां पे ज्यादातर स्पेसिफिक वॉल्यूम काम आता है। इस फ्लूइड मैकेनिक्स में तो बहुत ही कम काम आएगा, बहुत ही कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विस्कोसिटी। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, बस पॉइंट में बता देता हूं, ये विस्कोसिटी है क्या, इंटरनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू layers of a moving fluid। इसका मतलब यह हुआ कि विस्कोसिटी, ध्यान से समझो, विस्कोसिटी हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड, अगर फ्लूइड रुका हुआ है, विस्कोसिटी का कोई मतलब नहीं है, विस्कोसिटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिखाते किससे है विस्कोसिटी को, न्यू, जनरली म्यू और न्यू, अब दोनों का मतलब अलग अलग है, अभी हम आगे देखेंगे दोनों के क्या क्या मीनिंग्स है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, चलो, अब विस्कोसिटी होती है दो तरह की, विस्कोसिटी होती है दो तरह की। एक हो गई अपनी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, और एक हो गई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो ये जो डायनेमिक विस्कोसिटी है ना, इसको ही हम दिखाते हैं म्यू से, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को दिखाते हैं न्यू से। ठीक है, ये जो पहली बात बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए विस्कोसिटी के अंदर दोनों ही चीजें आ रही हैं। न्यू के बारे में एक एक्स्ट्रा बात यह है कि न्यू और म्यू में एक रिलेशन होता है, और वो है ये, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी रो। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब विस्कोसिटी की एक यूनिट होती है, तो यहां पे तो हम उसे याद करेंगे, हम इसे सिंपली याद करेंगे विस्कोसिटी की यूनिट क्या है। बाद में अगर इस कोर्स में टाइम रहा तो मैं प्रूफ करूंगा, नहीं रहा तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में प्रूफ करूंगा। इसकी यूनिट क्या होगी, बहुत सारी यूनिट्स हैं, पास्कल सेकेंड, फिर एक यूनिट है केजी पर मीटर सेकेंड। ठीक है, फिर एक यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हम लोग सिर्फ न्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट। ठीक,
और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो सीजीएस में कन्वर्ट आप कर लेना, यानी कि जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी हो गया, या यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा और ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, या बोल सकते हैं डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको क्या बोल सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीजें हैं विस्कोसिटी से रिलेटेड। अब इसकी विस्कोसिटी की जो यूनिट्स है ना, उसमें कुछ रिलेशन होता है जो हमें याद रखना चाहिए। विस्कोसिटी की जो यूनिट्स हैं उसमें कुछ रिलेशन होता है जो हमें याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इधर म्यू लिखूंगा और इधर न्यू। सो म्यू की बात करें अगर, तो एक तो होता है म्यू में पॉइस। तो पॉइस बेसिकली क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, इसको बोलते हैं पॉइस। यानी कि ये वाली जो यूनिट है ना, दिस इज पॉइस। ये जो यूनिट है, यही यूनिट क्या है, पॉइस, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ये होगी पॉइस। एक तो ये याद रखना है। अब और एक याद रखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को बोलते हैं स्ट्रोक। पॉइस, ध्यान समझना बात को, पॉइस खुद ही सीजीएस है, यूनिट है, फिर भी इसको एक बार और सेंटी लिखते हैं। स्टिल सेंटीपॉइस एग्जिस्ट, सेंटीपॉइस यूज होता है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पॉइस खुद ही एक सेंटीमीटर से रिलेटेड कोई यूनिट है, बट हम फिर भी उसमें एक सेंटीपॉइस ही यूज करते हैं। सिमिलरली स्ट्रोक जो है ना, स्ट्रोक अगेन खुद ही सीजीएस यूनिट है, स्टिल सेंटी स्ट्रोक यूज होता है। यानी सेंटी स्ट्रोक, देख ऐसा नहीं समझना कि सेंटी स्ट्रोक ही सीजीएस यूनिट है, सेंटी स्ट्रोक यूज होता है, यूज होता है। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये बात समझने के लिए, सेंटीपॉइस नॉट सीजीएस। सेंटीपॉइस जो है ना वो नॉट सीजीएस, पॉइस इज सीजीएस, ये सीजीएस है। सिमिलरली सेंटी स्ट्रोक इज नॉट सीजीएस बट स्ट्रोक इज सीजीएस। बस ये बताना चाह रहा हूं मैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये चीज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले सबसे आसान सा लिख लेते हैं। सबसे आसान का मतलब क्या है, न्यू इधर रहेगा, न्यू इधर रहेगा। सबसे आसान से मेरा मतलब है एक सेंटीपॉइस, इसको कभी सीपी लिखा हुआ लिखेंगे आप, लिखा हुआ देखेंगे आप, दैट इज 10⁻², क्योंकि सेंटी सेंटी कहीं भी सेंटी वर्ड यूज होता है, दैट मीन्स 10⁻² हो जाएगा। सो 10⁻² पॉइस। इसी तरह से एक सेंटी स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻² स्ट्रोक। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अब पॉइस को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पॉइस तो खुद कौन सी यूनिट है, सीजीएस है। सो दैट इज इक्वल टू 10⁻4 पास्कल सेकेंड। -1 यानी कि, और 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। ठीक है, इसी तरह से यहां देख लेते हैं, एक स्ट्रोक बराबर 10⁻⁴
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10⁴ स्ट्रोक। ये जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं ये आपको ध्यान रखना है, ताकि आपका एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी विस्कोसिटी पे ये डिस्कशन यहां खत्म होगा। बाकी थोड़ा और डिस्कशन है जो हम लोग बाद में करेंगे, वो विस्कोसिटी पे डायरेक्टली नहीं है, विस्कोसिटी के आउटकम्स पे है, ठीक है ना, विस्कोसिटी के आउटकम्स पे है। और हाँ, एक है टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, म्यू न्यू, टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो पहले काम करते हैं, म्यू और न्यू बाद में करेंगे, पहले विस्कोसिटी जनरल देखते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर। ए पार्ट है, अब यहां पे थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आ जाएगा। फॉर लिक्विड, फॉर लिक्विड क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ध्यान से समझना। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बी फॉर, अच्छा यहां विस्कोसिटी का मतलब बोथ, म्यू एंड न्यू बोथ, इसीलिए जनरल लिया। फॉर गैसेस, क्योंकि फ्लूइड मतलब होता है गैस और लिक्विड दोनों। गैसेस के लिए क्या है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सो विस्कोसिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अगेन बोथ, अगेन बोथ, म्यू एंड न्यू दोनों के बारे में है, डिपेंडेंस अलग अलग होगा नो डाउट, पर ये है, ओके। बट क्यों, वाई, यहां पहले लिख लेता हूं मैं कि फ्लूइड का मतलब क्या है, लिक्विड और प्लस गैस, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड, ठीक है। चलो फिलहाल फिलहाल करते हैं आखिर भाई ऐसा क्यों है, ऐसी प्रॉब्लम या ऐसा बिहेवियर क्यों आ रहा है कि लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है, जबकि वही गैसेस के लिए, सॉरी लिक्विड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट रही है। वहीं अगर हम बात करें गैसेस की, वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है। तो चलो मैं अभी तो पॉइंट पे बताऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में अच्छे से बताऊंगा, बल्कि इसकी जो आई थिंक इस पे मैंने जो वीडियो बना रखा बहुत डिटेल वीडियो है विस्कोसिटी पे, हाँ चैनल पे है, विस्कोसिटी के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो है, अगर आपको जानना है तो आप वहां एक बार देख सकते हैं ढूंढ करके। एनीवेज, क्योंकि यार देखो विस्कोसिटी, रीजंस ऑफ विस्कोसिटी, रीजंस ऑफ विस्कोसिटी, दो रीजन है इसके, पहला और दूसरा। पहला रीजन बेसिकली क्या है, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल, बिटवीन द फ्लूइड
मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। और दूसरा क्या है, मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, मैं यहीं पे कुछ डिस्कशन कर रहा हूं, उसको समझिए। कोहेसिव फोर्सेस की अगर हम बात करें, कोहेसिव फोर्सेस की अगर हम बात करें, सो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज होती हैं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता है। कोहेसिव फोर्स माने बॉन्ड, बॉन्ड। और मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब हुआ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्सेस को क्या हुआ, कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज होते हैं, कम होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। वहीं पे जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम, मैं केवल मोमेंटम बता रहा हूं, मोमेंटम क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी वो इंक्रीज करेगी। दैट मींस दिस मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मैं इसको एमएमटी लिख रहा हूं, एमएमटी, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो आप पहले एक चीज देखिए, दो रीजन है विस्कोसिटी के, एक कोहेसिव फोर्स और एक मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। एक जो रीजन है यानी कोहेसिव फोर्स, वो टेम्परेचर के बढ़ाने पर घट रहा है, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने पर बढ़ रहा है। चलो एक स्टेप तो नजदीक आए। अब दूसरा क्या है, जो कोहेसिव फोर्स है ना, दिस इज डोमिनेंट इन लिक्विड्स, और यही रीजन है, लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्सेस वाला जो पार्ट है ना वो डोमिनेट करता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। मतलब रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड इज मोर कोहेसिव फोर्स एंड लेस मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। वेटेज की बात कर रहा हूं। वहीं पे जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर है, दैट इज डोमिनेट इन गैसेस। इसमें गैसेस में क्या होता है, वो तो पहले ही उन्होंने बॉन्ड ऑन से विरक्ति ले रखी है, संन्यास ले रखा है, बॉन्ड ऑन तो बनाते नहीं, वो बॉन्ड से संन्यास उनको पहले ही हो रखा है, तो कोहेसिव फोर्स की तो कल्पना ही करना बेवकूफी है। बट फिर भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं कुछ कुछ बॉन्ड्स होते भी हैं, ऐसी बात थोड़ी है। बट वहां पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। सीधी बात, कैसे रेजिस्टेंस होता है, हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स तेजी से वाइब्रेट करने लगे या मूवमेंट करने लगे और जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकराने लगे। अगर जल्दी जल्दी एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो जल्दी जल्दी अपने मोमेंटम को ट्रांसफर करेंगे या रिड्यूस करेंगे, है ना। और ये हो गया मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से विस्कोसिटी का होना। ठीक है ना, और यही रीजन है जो हमने यहां पे देखा, इसका कारण यही है। क्यों, क्योंकि लिक्विड में क्या है, अब मैं यहां लिख देता हूं, लिक्विड में क्या है बेसिकली, कोहेसिव फोर्स डोमिनेट्स, वहीं गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर डोमिनेट्स। ठीक है, अब तो क्लियर है। अब कुछ स्पेसिफिक चीज और देख लेते हैं, जिससे विस्कोसिटी का हमारा ये डिस्कशन यहीं पर हो जाए खत्म। ठीक है, और वो है क्या, और वो बेसिकली क्या है, यहीं पे लिख दूं, चलो आगे लिख देता हूँ, क्या चाहता है आगे लिखने में। और वो चीज ये है कि जो म्यू है, दिस म्यू इज proportional to रूट टी फॉर ऑल, या जनरल, इन जनरल, इन जनरल। ठीक है,
वहीं अगर न्यू की बात करें, दैट इज प्रोपोर्शनल टू T⁵2 फॉर आइडियल गैस। तो ये दो चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल। ये डायरेक्टली आ जाता है कई एग्जाम्स में। वो ये भी नहीं दे रखेंगे कि आइडियल गैस है, आपको बस याद करना है ये न्यू प्रोपोर्शनल टू रूट टी, और आपको याद करना है न्यू प्रोपोर्शनल टू T⁵2। ठीक है। विस्कोसिटी का रिक्वायर्ड जो डिस्कशन है वो इस पॉइंट के साथ खत्म होता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे है, नेक्स्ट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो कंप्रेसिबिलिटी, इसी में एक और चीज है, बल्क मॉड्यूलस। अच्छा, वर्ड से क्या लग रहा है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम। कोई चीज कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम। और कंप्रेस से क्या समझ में आ रहा है, कंप्रेस, अगर हम किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं तो कैसे कंप्रेस कर रहे होंगे, लोड, एप्लीकेशन ऑफ लोड, और एप्लीकेशन ऑफ लोड दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर की बजाय लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। बल्क मॉड्यूलस क्या है, बल्क मॉड्यूलस पहली चीज ऑपोजिट, ऑपोजिट टू कंप्रेसिबिलिटी। क्या मतलब हुआ, बल्क मॉड्यूलस, देखो जो भी मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस आप कोई भी देखें, अगर आपने सोम पढ़ा होगा तो वहां आपने मॉड्यूलस देखा होगा, शेयर मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, और ये है बल्क मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस मींस क्या होता है, रेजिस्टेंस, किस बात के लिए, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म। मॉड्यूलस का काम ही यही है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म, ठीक है ना। यानी कि ये क्या बता रहा है, वो बोल रहा है कितना वॉल्यूम चेंज होगा, और ये बोल रहा है कि अच्छा वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, ठीक है, बट मटेरियल कितना रेजिस्ट करेगा, मटेरियल कितना रेजिस्ट करेगा चेंज करने से पहले, चेंज होने से पहले। जैसे आप फ्लूइड से हटके जैसे एक, वैसे समझिए, हम अगर हमने एक ऐसे एक मुट्ठी भर के रुई लिया और एक मुट्ठी भर के आयरन ले लिया, लोहा को हाथ में पकड़िए और कंप्रेस करिए, रुई, कपास, कॉटन, वो क्या होगा, तुरंत थोड़े से फोर्स में कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन आयरन, लोहे को कंप्रेस करने में नानी मामी सब याद आ जाएगी, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे तो शायद कंप्रेस हुआ हो, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ हो। और अगर इसको भी देखना है तो हम एक काम करते हैं, एक हाथ में रुई लेते हैं और दूसरे हाथ में स्पंज वाला जो एक आता ना, वो ले लेते हैं। आप देखेंगे सेम फोर्स लगाएंगे, रुई वाला ज्यादा जाएगा जबकि स्पंज वाला कम। तो कंप्रेस दोनों हो रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी दोनों में है, लेकिन एक कम कंप्रेस हो रहा है, दूसरा ज्यादा कंप्रेस हो रहा है। ये कौन दिखा रहा है, बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बल्क
मॉड्यूलस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस। जनरली हम कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से दिखाते हैं और बल्क मॉड्यूलस को के से, तो लिख सकते हैं दैट बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के, है ना, या के इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, दोनों लिख सकते हैं। ये हो गई पहली चीज, बेसिक चीज। मतलब अभी तो हम ना कंप्रेसिबिलिटी जान रहे हैं ना बल्क मॉड्यूलस जान रहे हैं, तो हमने बस दोनों के बीच के रिलेशन को देख लिया। अब हम देख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, तो क्या है कंप्रेसिबिलिटी? जैसा कि मैंने बताया, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, ऐसे कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल डिफिनीशन है वह है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, या ये कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। ये हो गई हमारी बीटा। चलो एक काम करते हैं, हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, P जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वॉल्यूम उतना डिक्रीज करेगा, या यूं कहें कि dP, अगर P इंक्रीज कर रहा है तो dP क्या होगा? पॉजिटिव, और dV क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि कम हो रहा है ना वॉल्यूम। इससे ये नहीं समझ में आ रहा दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, और वॉल्यूम इज एनीवेज पॉजिटिव, टोटल क्वांटिटी ही क्या हो गई हमारी? नेगेटिव। इस नेगेटिव से छुटकारा पाने के लिए, इस नेगेटिव से छुटकारा पाने के लिए एक माइनस लगा दिया है साइंटिस्ट ने, ताकि ये नेगेटिव से हमें क्या मिल जाए? छुटकारा मिल जाए। और फाइनल फार्मूला बना 1 बाई वी dV डिवाइडेड बाई dP एट, नॉट नेसेसरली, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आइडियल गैसेस की बात आएगी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज द फाइनल थिंग, बीटा इज इक्वल टू -1 बाई वी dV बाई dP, ठीक है ना। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? ये माइनस क्यों आया ये समझ में आया? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हम इसे थोड़ा सा तोड़ेंगे, अगर हम तोड़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि बीटा की एक फॉर्मूला है -1 बाई वी डेल वी dV, देखो एक ही चीज है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। सो dV बाई dP, मैं यहां सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं। अगर रिलेशन बहुत क्या बोलते हैं, सिंपल रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, लीनियर, सो ये लिख सकते हैं हम इसे डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी फॉर लीनियर रिलेशन, अगर लीनियर रिलेशन है तब, ठीक है ना। या एक और फॉर्मूला है, जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई रो इंटू 0 बाई dP, ये भी एक फॉर्मूला है। या बीटा इज इक्वल टू 1 बाई रो डेल्टा रो बाई डेल्टा पी, अगेन वही चीज, लीनियर रिलेशन होगा तो ये होगा। यहां पे देखो माइनस गायब हो गया है, क्यों? कंप्रेस करेंगे, यानी कि माइनस क्यों गायब हुआ वो भी लिख देता हूं मैं यहां पे। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, दैट मींस dP पॉजिटिव है, सो डी रो भी पॉजिटिव है, डी रो भी पॉजिटिव है। अरे भाई दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये तो एनीवेज पॉजिटिव है ही, तो सब पॉजिटिव होगा, क्या पॉजिटिव ही आना है, तो कोई जरूरत ही नहीं है नेगेटिव साइन की, ठीक है ना। मैं इसे
चलो रहने दो, आप तो नोट वैसे भी करोगे, राइट। ये हो गई आपकी कंप्रेसिबिलिटी। तो भाई बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, बस जितने फॉर्मूले लिखे हैं सबको उलट दो। बल्क मॉड्यूलस के क्या है, के माइनस वी डीपी बाई डीवी, पलट दिया, लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज करना था। के इज इक्वल टू माइनस वी डीपी डिवाइड बाई डीवी। रीजन ऑफ नेगेटिव इज सेम, सेम चीज है, लीनियर रिलेशन है, सो के हो जाएगा माइनस वी डेल पी बाई डेल वी, अगर लीनियर रिलेशन है तो, ठीक है। या माइनस नहीं, रो डीपी बाई डीवी, डीवी नहीं बाबा, डीपी बाई डी रो। या अगर अगेन लीनियर रिलेशन है तो डेल्टा पी बाई डेल्टा रो, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब अगर यूनिट की बात करें यार, यूनिट यूनिट यूनिट, सो इसकी यूनिट है, देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, पास्कल, बचा नहीं बचा पास्कल। सिमिलरली अगर हम इसके यूनिट की बात करें, वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म, पास्कल के पावर -1, ठीक है ना। ये हो जाएगा यूनिट कंप्रेसिबिलिटी की और बल्क मॉड्यूलस की। अब बल्क मॉड्यूलस में एक और डिस्कशन बाकी है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन फॉर आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, के फॉर आइडियल गैस, पहला है लाइक फॉर वेरियस प्रोसेसेस, के फॉर आइडियल गैस फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो पहला प्रोसेस काम करते हैं, पहला प्रोसेस लिखते हैं P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट प्रेशर का प्रोसेस अगर हम देखें क्या हो जाएगा, इफ P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सो dP इज इक्वल टू जीरो, इफ dP इज इक्वल टू जीरो सो K की वैल्यू है रो dP बाई डी रो, ये तो खुद ही जीरो हो गया, दैट मीन्स K इज इक्वल टू जीरो हो गया, और अगर K जीरो हो गया सो दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो K जीरो हो जाएगा, यानी बल्क मॉड्यूलस जीरो हो जाएगा और कंप्रेसिबिलिटी इंफिनिटी हो जाएगी। सेकंड, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब क्या होगा, सो dV इज इक्वल टू जीरो, अगेन K इज इक्वल टू माइनस वी dP बाई dV, यहां से हम क्या बोलेंगे, dV जीरो हो गया सो K इज इक्वल टू इंफिनिटी, और अगर K इंफिनिटी है तो बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो दो आउटकम आ गए। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अच्छा ये जो तो है ना, ये वैलिड फॉर ऑल है, नॉट वैलिड
फॉर ऑल materials, not limited to ideal gases। और सेम बात मैं इसमें बोल सकता हूं, सेम बात मैं किसमें बोलूंगा, दूसरे वाले में। लेकिन अब आगे की जो एनालिसिस है ना, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली जो एनालिसिस है, दैट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। जो एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं, सो पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, टी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, और टी भी कांस्टेंट है। एज टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। सो लिखते हैं डीपी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा पी डीबी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। इसको अब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं है ना, तो मैं अगर इसको रीअरेंज करूं तो क्या मिल जाएगा वो देखो। रीअरेंज करने मिल जाएगा कि dp डिवाइडेड बाई dv मल्टीप्लाइड बाई v और मल्टीप्लाइड बाई माइनस, दिस विल बी इक्वल टू p। और यही क्या है अपना, दिस इज k। इस केस में ये k ना होकर के क्या इसे हम लिखेंगे kt। सो kt, दैट मीन्स kt इज इक्वल टू p। ठीक है ना। इसकी मीनिंग क्या हुई, दैट बीटा टी इज इक्वल टू 1/p। ठीक है ना। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, तो इसका नाम है आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, और इसका नाम है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, चौथा देखते हैं। व्हेन, ध्यान से समझना, चौथा है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी कि एंट्रोपी इज कांस्टेंट, यानी कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला प्रोसेस अगर है तो चलो डिफरेंशिएट करो, इसको एनालिसिस कर लेते हैं। डिफरेंशिएट पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमें क्या मिलेगा, पी इंटू गामा वी के पावर गामा माइनस 1 डीवी प्लस वी के पावर गामा डीपी इज इक्वल टू 0। और इसे रीअरेंज करेंगे, अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा माइनस वी डीपी बाई डीवी, दैट इज इक्वल टू गामा पी, और यही क्या है के। और इस केस में इसे हम क्या बोलेंगे, के पी, के पी नहीं के एस, सॉरी के एस, के एस। ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दैट के एस इज इक्वल टू गामा पी।
और इसका उल्टा हो जाएगा बीटा एस इज इक्वल टू 1 बाई गामा। ठीक है। केस को क्या बोलेंगे? एडिया बेटिक बल्क मॉड्यूलस। और बीटा एस को क्या बोलेंगे? एरिया बेटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये चार आपको सिचुएशंस में बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी की आई वुड से कि पूरा एनालिसिस आपको मिल गया। आप इसे अपने शॉर्ट नोट्स में बना लीजिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दैट इज काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स। हालांकि शॉर्ट नोट्स का ये पूरा तो प्रूफ कर दिया मैंने, बट फिर भी आप बोल सकते हो दैट दिस इज शॉर्ट नोट्स। तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस का ये जो कहानी थी हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, एंड बल्क मॉड्यूलस ये भी डन। फिर सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और स्पीड ऑफ साउंड। ये एक काम करता हूँ कि हम लोग काम करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में, है ना, इसी के पार्ट 2 में, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टीज का चैप्टर थोड़ा लंबा है। तो आज हम यही रखते हैं। सरफेस टेंशन ये भी अपने आप में लंबा है, कैपिलैरिटी मतलब मिला के है दोनों। फिर वेपर प्रेशर और कैविटेशन छोटा है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और स्पीड ऑफ साउंड ये हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो आज यहीं पे छोड़ते हैं। इसको बढ़िया से देख के आइए। कुछ समझ में ना आए तो ग्रुप पे पूछिए। आप लोग आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्कशन का भी एक ग्रुप है, आप उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे अपने डाउट्स को डालिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं। और मैं जल्द से जल्द इसको खत्म कर देता हूं। मैं ट्राई करता हूं कि अगर पहले खत्म कर दिया मैंने तो जो 21 अगस्त से मैंने प्लान किया है उसको थोड़ा प्री शिफ्ट कर दूंगा। और वो जो है, एक चीज ये बतानी थी कि वो जो करेंगे, मैं ट्राई करूंगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर हूँ भी, अपने मैं रहता हूँ वहां हूँ नहीं, तो वहां पे एक टीवी है छोटी सी, उस टीवी पे लिख के कर सकते हैं। अभी ऑर्डर करना है मुझे, वो पेन जो है ऑर्डर करना है, तो वो पेन ऑर्डर कर दिया है मैंने, करने वाला हूं मैं, बट हूं मैं घर पे नहीं जहाँ टीवी है। तो मे बी ये जो सेशन है ये तो हम लोग इसी पैड पे करेंगे, लेकिन वो मैं ट्राई करूंगा कि सामने आकर के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया जाए। राइट, चलिए, तो अब इसे यहीं पे विराम देते हैं आज की इस पूरी सेशन को। इस आई होप कि आप लोग को ठीक ठाक समझ में आया होगा, चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी। मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है विस्कोसिटी के बारे में, स्पेशली बहुत डिटेल डिस्कशन मैंने किया हुआ है अपने वीडियो में, तो आप वहां जाकर के एक बार चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है जी, बाय बाय।